हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने रखने की जो आपके जीवन में प्रेरणा लेकर आए। इस हफ्ते की गेस्ट हैं ऋचा सूद जी, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और अब दर्शकों के सामने आपको इंट्रोड्यूस मैं कैसे कराऊं, स्कूल की प्रिंसिपल के तौर पर, स्पोर्ट्स वुमेन के तौर पर, या फिर बच्चों के लिए आगे बढ़कर उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरणा देने के तौर पर, या फिर समाज सेविका के तौर पर। आप मुझे कैसे भी इंट्रोड्यूस करा सकती हैं। फिटनेस फ्रीक मैं भूल गई, आप फिटनेस क्लासेस भी चलाती हैं। हाँ। आप मुझे कैसे भी इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। मैं बच्चों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी जुड़ी हूँ, क्योंकि खुद स्पोर्ट्स पर्सन थी, तो मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया वो स्पोर्ट्स टीचर के तौर पे स्टार्ट किया था। और उसके साथ साथ आगे पढ़ाई मैं करती रही, तो बच्चों को और आगे पढ़ाने का मौका भी मिला। फिर मैं प्रिंसिपल बन गई स्कूल की, फाउंडर प्रिंसिपल। तो उस तरीके से मेरी जर्नी चलती रही और बहुत अच्छी जर्नी रही। हमेशा व्हाट नेक्स्ट मेरी जिंदगी में रहा। और ऊपर वाले की कृपा से हमेशा उसको पूरा करने की जो मुझे प्रेरणा मिली, वो एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से मिली। क्योंकि स्पोर्ट्समैन कभी हारते नहीं है, और अगर हार भी जाते हैं तो दोबारा से खड़े होने की उनमें एक क्षमता होती है। आप कह रही हो व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या है, अभी क्या और भी कुछ चीजें विश लिस्ट में है? क्योंकि मैं तो सुनकर सोच रही हूँ कि इतना सब कुछ मैनेज आप कैसे करती हैं। एक वक्त में इंसान एक काम कर ले, बेहतर तरीके से कर ले, वो काफी होता है, बट आप एक साथ बहुत सी चीजों में इन्वॉल्व हैं। अभी तक की जैसे मेरी अचीवमेंट रही, आप पूछ रहे हैं कि अब व्हाट नेक्स्ट, तो मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी कि अब तक मैंने क्या किया। एजुकेशन में मैंने जो अवार्ड लिया, हाईएस्ट अवार्ड होता है नेशनल अवार्ड सीबीएसई की तरफ से, वो 2011 में मुझे मिला एज बेस्ट प्रिंसिपल, बच्चों के लिए काम करने के लिए और बच्चों के लिए बुक्स लिखने के लिए। अब तक लगभग मैं 92 बुक्स लिख चुकी हूँ, जिसमें पेरेंटिंग टिप्स भी है। जो संचेतना नाम से एक पुस्तक है, अगर कोई भी पढ़ना चाहे तो पढ़े, और वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग और स्ट्रांग ह्यूमन बीइंग उससे बना सकता है पढ़ के, और इंसानियत के रास्ते पर वो चला सकता है। और वो अब तक लगभग 20-22 हजार कॉपी से ज्यादा बिक चुकी है। और उसके साथ साथ मैं कविताएं लिखती हूँ, कवित्री हूँ। राष्ट्रीय मंच पर एक या दो बार एक और ऐड हो गया यहाँ पर। एक या दो बार मैं राष्ट्रीय मंचों पर भी पढ़ चुकी हूँ। और उसके साथ साथ व्हाट नेक्स्ट में ये आता है कि अभी मैं जल्दी ही खेलने जा रही हूँ दोबारा से नेशनल। और अभी 2022 में जो मैंने नेशनल खेला, लगभग 31 साल के बाद दोबारा। 1991 में भी मैं नेशनल चैंपियन थी डिस्कस थ्रो की। आपने 31 साल के बाद दोबारा, ये आपने क्यों कहा? क्या गैप हो गया था? जी, और मैं सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगी ऋचा जी, क्योंकि खास तौर से महिलाओं की जिंदगी ऐसी होती है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब तो करियर वगैरह सब साइड में, लेकिन आपने, मुझे लगता है कि शादी के बाद बहुत तेजी से अपने करियर को ऑप्ट किया है, और एक के बाद एक, यानी कि व्हाट नेक्स्ट। तो 1991 में भी मैं नेशनल चैंपियन थी डिस्कस थ्रो की। और उसके बाद 31 साल के गैप के बाद, 31 साल में अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एज अ वाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और साथ में फिटनेस क्लासेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते निभाते वो 30-31 साल कब कटे पता नहीं चला। सामाजिक कार्य करती रही, बच्चों के लिए कार्य करती रही, और फिटनेस, महिलाओं की फिटनेस के लिए मैं कार्य करती रही। और उसके बाद जब कोविड आया, तो कोविड में मुझे लगा कि अब क्या करें। तो पहले तो मैंने कोविड का पहला महीना बहुत एंजॉय किया। उसमें मुझे लगा कि मुझे 35 साल के बाद समर वेकेशंस मिले हैं, क्योंकि मैं 35 सालों से लगातार उस वक्त तक काम करती चली आ रही थी, जिसे कहते हैं कि मैंने सांस भी नहीं लिया। इतना काम मैंने किया लोगों के लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, और साथ साथ पैरा एथलीट्स के लिए भी। तो बहुत एंजॉय किया। फर्स्ट मंथ मैंने, डर हर तरफ से था, लेकिन घर में रहना था, तो उसको पॉजिटिविटी के साथ लिया। उनको समर वेकेशंस के जैसे मैंने वो टाइम को बिताया। लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगने लगा कि अब क्या किया जाए, तो मैंने अपनी फिटनेस के ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर और काम किया, और बहुत सी महिलाओं को इसके साथ साथ प्रेरित भी किया, अपने साथ और महिलाओं को भी जोड़ा कि आप भी करिए। हम ऑनलाइन बैठ करके फिटनेस की क्लासेस किया करते थे। और उसके बाद जब मुझे लगा कि मैं फिर से फील्ड में उतरूं, स्टेडियम जाऊं, तो शायद मैं कुछ कर सकती हूँ, तो 2020 के बाद 2021, 2022 आते आते मैंने अपने आप को फिर से आजमाया, और ऊपर वाले ने फिर से उस मेहनत पे रंग दिया, और मुझे फिर से गोल्ड मेडल मिला, और फिर से मैं अपनी एज कैटेगरी में नेशनल चैंपियन। मतलब
ये वो उम्र और वो स्टेज होती है जब करियर वगैरह सब साइड में हो जाता है, खास तौर से स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन आपने इस वक्त भी नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और मेडल भी भारत के नाम लेकर आई, आप जीता, भारत का नाम किया। लेकिन दर्शकों को हम ये भी बता दें कि आप स्कूल की प्रिंसिपल हैं। बतौर प्रिंसिपल तो आप स्कूल के बच्चों का ध्यान रखती हैं, लेकिन ऋचा जी स्कूल से बाहर यानी कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की भी मदद करती हैं। ये ख्याल कहाँ से आया? जिस रास्ते में रोज सुबह स्कूल जाती हूँ वहां पर बहुत सारी झुग्गी झोंपड़ियां आती हैं, तो वहां पर अभी भी मेरे मन में उनके लिए एक योजना चल रही है। उनको मैं कभी किताबें पढ़ाती हूँ, कभी उनके साथ 1-2 घंटे बिता लेती हूँ, कभी अनाथ आश्रम चली जाती हूँ सेवा करने, कभी कभी मैं हॉस्पिटल्स भी चली जाती हूँ। ये एक छुपा हुआ पहलू है मेरी जिंदगी का जिसको मैंने कभी ज्यादा उजागर नहीं किया, आज आपसे बता रही हूँ। और जैसे कभी कभी कोढ़ियों के आश्रम में, तो एक मन में है कि कुछ सबके लिए थोड़ी थोड़ी सेवा करते रहें। तो ऐसे ही जब मैं सुबह स्कूल जाती हूँ तो मुझे रास्ते में वो एक झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया आता है। तो अब जो योजना है मेरे मन में, उनकी जो छोटी बच्चियां हैं उनके अंदर, ये बच्चियां, मैंने उनसे बात करी, बड़ी शार्प हैं, हर बात को बड़े अच्छे से समझती हैं, लेकिन उनके पास आगे कोई दिशा नहीं है। तो मुझे लगा कि अगर मैं इन्हें एक खान पान की स्किल की डेवलपमेंट इनमें कर दूं, ये खाना वाना अच्छे से बनाना सीख जाए, तो ये आगे एक अच्छी कुक का काम कर सकती हैं, आगे इन्हें अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। किसी के घर में आजकल मैक्सिमम लेडीज भी वर्किंग हैं, और जो लेडीज ऐसी हाउस हेल्प या डोमेस्टिक हेल्प चाहती हैं, तो ये बच्चियां उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो सकती हैं। मतलब उनको स्किल सिखाने के साथ साथ उनके रोजगार के लिए भी मैं सोच रही हूँ। और जब मैंने कुछ और बड़ी महिलाओं से इस बारे में बात की तो उन्हें ये आइडिया भी बहुत अच्छा लगा कि अगर आप ऐसा करेंगी तो सच में जो वर्किंग वुमेन है उनको भी हेल्प हो जाएगी, और इन बच्चियों को भी एक सही दिशा मिल जाएगी जो बिल्कुल सड़क पर सोती हैं रात में भी, और अपने माँ बाप के साथ, मतलब रात को टेंट बना लिया तो उसमें सो गए, एक कंबल टांग लिया तो उसमें सो गए। उस कंडीशन से अब मैं उन्हें उठाना चाह रही हूँ। बहुत अच्छा ख्याल है आपका। मैं फिर से आपके स्पोर्ट्स पर आती हूँ। स्पोर्ट्स में आपने चूंकि कहा कि 31 साल बाद वापसी हुई, ऐसा तो हम सिर्फ फिल्मों में देखते हैं। फिल्मों में भी इनफैक्ट 31 साल बाद वापसी नहीं होती, कुछ सालों का गैप होता है। सुल्तान मुझे याद आ रही है फिलहाल। 31 साल बाद बॉडी को कैसे ढाला स्पोर्ट्स में जाने के लिए, फिर से वो स्टेमिना, वो स्ट्रेंथ कहाँ से आया, कैसे, और ये दिमाग में कैसे आया कि अब 31 साल बाद मुझे स्पोर्ट्स में फिर से वापसी करनी है? क्योंकि स्पोर्ट्स में जितने खिलाड़ी होते हैं, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उनका खान पान, उनका रूटीन, सब कुछ बहुत अलग होता है। जी, मैं फिटनेस में शुरू से ही थी। 1985 से मैंने फिटनेस की ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग लेना शुरू किया था, जब मैं खुद 15 साल की थी। तब से करते करते मैंने फिटनेस जो है, सिर्फ मेरी 3 साल बीच में गैप हुआ, जिंदगी में बहुत ऊंच नीच हो गई थी, तो मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट की। जिंदगी की ऊंच नीच पर भी आगे हम बात करेंगे क्योंकि संघर्ष जरूर बताना है दर्शकों को, वो समझें कि ऐसे संघर्ष आते हैं बट उनसे हारना नहीं है। हाँ, अपनी बात पूरी तो कीजिए। 92 से 95 तक एक डार्क था मेरी लाइफ में। तो 95 से मैंने फिटनेस क्लासेस एक्चुअली मजबूरी में स्टार्ट करी थी, क्योंकि मेरे पास वो स्किल थी। एरोबिक्स मैं जानती थी कैसे किया जाता है, NIS पटियाला से मैंने उसकी ट्रेनिंग ली थी कभी, तो वो स्किल मेरे पास थी। मैंने एक छोटे से कमरे से सिर्फ 200 रुपए खर्च करके 100 रुपए की व्हाइट वॉश कराई थी और 100 रुपए का एक बोर्ड लगाया था। तो उस छोटे से कमरे से मैंने एरोबिक्स की क्लासेस स्टार्ट करी 1995 में। तो फिटनेस वहां से मेरी दोबारा से स्टार्ट हो गई, शुरू हुई मजबूरी से पैसा कमाने के लिए, लेकिन उसके बाद जो है वो मेरी शौक बनता गया, आदत बनती गई। और अब एक्सरसाइज करना जैसे मेरे लिए मेडिटेशन है। जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ईश्वर के बहुत करीब हूँ, और इन्हीं एक्सरसाइज ने मुझे हमेशा डिप्रेशन से, स्ट्रेस से या किसी भी गलत काम में पड़ने से, हमेशा मुझे एक्सरसाइज ने एक स्ट्रेंथ दी है, स्पोर्ट्स ने एक स्ट्रेंथ दी है कि आप हमेशा सही रास्ते चलो। और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है वो किसी भी परिस्थिति से जीत सकता है, वो कभी डिप्रेशन या इन सब चीजों में नहीं जाएगा, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आज के टाइम पे तो आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत से युवाओं के लिए आप प्रेरणा है। आजकल के युवा इतना नहीं कर पाते जितना आप अभी एक साथ 4 से 5 चीजों में इन्वॉल्व हैं, और वो भी सक्सेसफुली इन्वॉल्व हैं। आपने भी डिप्रेशन का जिक्र किया, आपने भी डार्क साइड का जिक्र किया, वो संघर्ष क्या था, वो परेशानी क्या थी? जैसे शादी होती है, सभी की होती है, तो उससे पहले स्पोर्ट्स 8 जनवरी 1991 मैंने इंडिया का गोल्ड लिया था।
और वही मेरा एक सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट भी था और सबसे सैडेस्ट मोमेंट भी था कि मैं पापा मम्मी ने मुझे बोला, क्योंकि मम्मी पापा को सारे रिश्तेदार और ये सब लोग बोलते रहते थे कि लड़की है, काली हो जाएगी, इससे शादी कौन करेगा। तो मम्मी पापा उस समय स्पोर्ट्स की इस मतलब लेवल इंडिया में इस लेवल पे पहुंचने के बाद इम्पोर्टेंस क्या होती है सभी लोग नहीं जानते थे। तो इस वजह से मम्मी पापा ने मुझसे एक प्रॉमिस ले लिया कि अब आप जब इंडिया नंबर 1 हो जाएंगी तो उसके बाद स्पोर्ट्स छोड़ देंगी। तो उसी प्रॉमिस के चलते 8 जनवरी को मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट भी था। मैं जमीन से ऊपर उछली जब मेरा गोल्ड अनाउंस हुआ और जैसे ही मेरे पैर जमीन पे पड़े तो मुझे लगा कि आज बस। तो वो एक सैडेस्ट मोमेंट भी था। उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद थोड़ा प्लस माइनस, सासू माँ ससुराल ये वो सब कुछ, और उसके बाद थोड़ा पैसे का संघर्ष भी रहा। उस संघर्ष की वजह से मैंने अपनी स्पोर्ट्स की क्लासेस, फिटनेस की क्लासेस 95 में दोबारा स्टार्ट करी। तो वो जो डार्क पार्ट था उसको मैंने फिर पॉजिटिविटी में बदल दिया, क्योंकि कभी दहेज का ताना, कभी वैसा ताना, कभी ऐसा ताना, तो उन सबको पैसे से जो पूर्ति करनी थी वो मैंने अपनी स्पोर्ट्स क्लासेस से स्टार्ट किया और वो सब खत्म करके फिर से पंख लगा के उड़ने की कोशिश की। हाँ, स्पोर्ट्स में जो लोग होते हैं उनकी स्पिरिट एक अलग तरीके से काम करती है। जब हम स्पोर्ट्स का इतना जिक्र कर रहे हैं, अभी आपने भी सुना होगा, देखा होगा, कुछ खिलाड़ी थे, खासतौर से जो महिला खिलाड़ी थी, वो कह रही थी कि स्पोर्ट्स में जाना, शिद्दत से मेहनत करना, ये सब तो हमारा पार्ट होता है, लेकिन हमारे साथ आगे उस तरीके से जस्टिस हो नहीं पाता। अलग अलग आरोप थे जी। आप इस पर क्या कहेंगी? ये बहुत हद तक सच है। इसका मैं भी एक उदाहरण रह चुकी हूँ। हमने कैंप किया लखनऊ में जाकर के नेशनल खेलने के लिए हॉकी का। मैं हॉकी की भी नेशनल प्लेयर हूँ, बास्केटबॉल की भी नेशनल प्लेयर हूँ। ओह माय गॉड, अभी क्या क्या बताएंगी आप जी। तो हॉकी का मैंने नेशनल कैंप किया लखनऊ में, हॉस्टल में रहे पूरा 1 महीना। उसके बाद हमारा अंडर 17 का हॉकी का नेशनल था मुरादाबाद में, हमने खेला। लेकिन जिस मैच में सिलेक्शन होना था, उस मैच में, जबकि मैं लेफ्ट फुल बैक खेला करती थी उस समय, उस मैच में मुझे खिलाया ही नहीं गया। और जिन बच्चियों को सिलेक्शन उनको कराना था उन्हीं को खिलाया गया, और उन्हीं को, क्योंकि हम लखनऊ के नहीं थे, हम उस हॉस्टल के नहीं थे। अब उसको बाद में ये कहा गया कि शायद आप केपेबल नहीं थे। पहले सारे मैच हमने खेले, जीते भी, लेकिन जिस मैच में सिलेक्शन होना था उसमें हमें एक्स्ट्रा में बिठा दिया गया। उस दिन मेरे को बहुत धक्का सा लगा। हालांकि उन दिनों में एथलेटिक्स की प्रैक्टिस कर रही थी, फिटनेस तो मेरी थी ही, तो मुझे लगा कि मुझे टीम गेम में नहीं जाना। टीम गेम में ये पार्शियलिटी हो सकती है, अपना इंडिविजुअल गेम में जाएंगे जहां पर कोई हमारी परफॉर्मेंस को चैलेंज नहीं कर सकता। तो उस तरीके से फिर मैंने जो अपना इवेंट चुना, वो मेरे इवेंट्स थे हाई जंप, शॉट पुट एंड डिस्कस थ्रो। तो हाई जंप में भी यूपी का रिकॉर्ड रहा, शॉट पुट में नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटीज में भी रिकॉर्ड रहा, और इंडिया का गोल्ड ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज में भी मैंने जीता। कैसा लगता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भारत की तरफ से खेलना और मेडल जीतना? इंटरनेशनल में अभी गई थी, फिनलैंड गई थी मास्टर्स के नेशनल्स में, और मेरा पूरे वर्ल्ड में जो रैंक आया वो 8th रैंक आया। वाह। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप 31 साल के बाद खेल रहे हो और उन लोगों से compete कर रहे हो जो पुलिस या आर्मी या उन सब में अभी तक कंटिन्यूसली स्पोर्ट्स में हैं। और 8th रैंक आया, फाइनल्स को क्वालिफाई किया, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। उस समय मैंने अपने मम्मी पापा को मिस किया क्योंकि वो अब है नहीं, और चाहती थी कि मैं उन्हें बताऊं कि देखो आपकी बेटी ने आज एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। सक्सेसफुल होने के बाद मम्मी पापा देख पाए आपको, ये लाइफ जी पाए? हाँ, पापा ने, जब मैं प्रिंसिपल बनी तब पापा थे, मम्मा भी थी। दोनों ने वो पार्ट तो मेरा जिया। जब मैं नई नई प्रिंसिपल बनी, वो एक्सपीरियंस मम्मा पापा से शेयर करती थी। और उसके बाद मम्मा अलाइव थी लगभग 10 से 11 साल। उन्होंने उस चीज को और जिया, और मैं अपनी हर अचीवमेंट जो भी है वो मम्मा पापा से जरूर शेयर करती थी। तो वो बहुत खुश होते थे, और उनकी खुशी, उनकी आंखों में जो नमी आती थी, वो मेरे लिए मेरे मेडल से भी ज्यादा होती थी। ऑब्वियसली बात है, और बेटियां वैसे भी अपने माता पिता से बहुत ज्यादा अटैच होती हैं, उतना बेटे इतना इमोशनली अटैच नहीं होते। जब CBSE नेशनल अवार्ड मिला मुझे,
तो मुझे सब मजाक किया करते थे कि तुम पढ़ने में तो कभी अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट मैं पढ़ने में कभी अच्छी नहीं भी थी, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ने एज बेस्ट प्रिंसिपल अगर मुझे वहां तक पहुंचा दिया, क्योंकि जिस फील्ड में मुझे खड़ा किया जाता था उस फील्ड में नंबर 1 आने की जो इच्छा थी, उस चीज ने मुझे वहां तक भी पहुंचाया और CBSE नेशनल अवार्ड भी मिला। और वो जब ला करके मामा पापा को और अपने फैमिली को जब मैंने दिखाया तो एवरीबडी वाज सो प्राउड कि तुम अच्छी स्टूडियस स्टूडेंट ना होते हुए भी अगर इस मुकाम तक पहुंच सकती हो, तो अगर कोई भी मेहनत करे, शिद्दत से काम करे, डेडिकेशन से काम करे, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं अचीव किया जा सकता। ये उन बच्चों को तो जरूर सुनना चाहिए जो रट्टू तोते की तरह अपने सिलेबस को रट रहे होते हैं, या फिर उन्हें लगता है बस ये सब हम पढ़ लेंगे लिख लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। स्पिरिट अंदर होनी चाहिए, वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और आपको सोचना चाहिए फोकस्ड होकर कि मुझे किस फील्ड में आगे बढ़ना है और क्या करना है। लेकिन स्पोर्ट्स एक अच्छी प्रैक्टिस मांगता है, बहुत सा वक्त मांगता है, और ऑलरेडी आप स्कूल के प्रिंसिपल के तौर पर जिम्मेदारी निभा रही हैं, समाज सेवा भी कर रही हैं। इतना सब टाइम इन सब चीजों में जाता है तो फैमिली कैसे मैनेज करती हैं? क्या वहां से शिकायत नहीं? फैमिली भी मैनेज हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं है, शिकायत होती है, परेशानियां होती है, और उन सबको भी मैनेज किया जाता है। अगर जैसे फैमिली में किसी का काम मैंने करना है या मेरे से छूट रहा है, तो मेरी कोशिश रहती है कि 24 घंटे में अगर मैं दिन में समय नहीं दे पाई उस काम को पूरा करने के लिए, तो रात तो मेरे पास है उस काम को पूरा करने के लिए। तो मैं उस रात का यूज करके, उस रात का उपयोग करके, सदुपयोग करके मैं उस काम को भी उन बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, वो सब करके रख देती हूँ कि किसी को फिर शिकायत होती है। शिकायत ऐसा नहीं है, आम बात है ये, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना है, परिस्थिति को कैसे समझा लेना है, सुलझा लेना है, तो वो सब बैलेंस करके हो जाता है। वैसे सभी एडजस्टिंग है, इतना ज्यादा कोई बहुत ज्यादा इस समय तो नहीं है। जो शुरुआती दौर था तब थोड़ा सा मुश्किल था। कहते भी है ना कि सक्सेस तो बहुत से मुंह बंद करा देती है, हाँ, फिर एप्रिसिएशन आने लगती है, तो वो फैमिली की तरफ से भी आने लगती है। अच्छा, चूंकि आज आप हम महिलाएं की खास गेस्ट हैं और हम आपकी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रगल्स पर बात कर रहे हैं, कोई ऐसा स्ट्रगल भी है जिसमें लगा कि संघर्ष का वक्त बहुत ज्यादा है, किसी तरह बस ये टाइम निकल जाए? ऐसी बहुत सारी ऊंच नीच रही है, लेकिन समय के साथ मैं उनको काफी हद तक भुला चुकी हूँ। अब मुझे उन्हें फिर से सोचना पड़ेगा कि क्या बताऊं क्या ना बताऊं। मतलब एक संघर्ष ऐसा भी रहा कि मेरे पास रोटी खाने के पैसे नहीं थे। तो मतलब उस समय एक बार तो मम्मा से मैंने 50 रुपए उधार लिए, लेकिन वो भी लौटाए। हालांकि माँ कभी मानती नहीं है, बट इसी शर्त पे लिए थे कि मैं लौटा दूंगी। और उस समय मैं 15 रुपए का किसी का, जैसे गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, 15 रुपए में काम करके दे दिया। 30 रुपए की उनको पेंटिंग की ट्यूशन पढ़ा दी, क्योंकि मैंने MA फाइन आर्ट्स किया था, तो पेंटिंग सिखा दी। 30 रुपए महीना उनसे ले लिया। तो एक वक्त वो भी था, लेकिन हारी नहीं, मैं घबराई नहीं। उस समय में भी मैंने रास्ता ढूंढा कि हाँ, मेरे पास ये हुनर है। मैं डेकोपाश बनाती थी, टाइल्स के ऊपर पेंटिंग करके डेकोपाश बनाती थी, उन्हें बेचना शुरू कर दिया। पॉट्स बनाती थी, पॉट्स के लिए मैंने बच्चों को ट्रेन किया, किसी से 15 रुपए, मतलब ये मैं बात कर रही हूँ 91, 92, 93, 94, 95 की। 15 रुपए ले लिए, 30 रुपए ले लिए, 50 रुपए की ट्यूशन पढ़ा दी, बच्चों का होमवर्क करा दिया, साइंस के बच्चों के जो असाइनमेंट्स मिलते हैं। पर मंथ की बात कर रही हैं? 30 रुपए 50 रुपए? जी हाँ, उस समय 30 रुपए भी एक बड़ा अमाउंट होता था। तो 30 रुपए ले लिए, 50 रुपए में ट्यूशन करवा दी, और साथ में जैसे बच्चों को साइंस के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं करने के लिए, तो साइंस के प्रोजेक्ट्स उनके बनवा दिए, क्योंकि मेरा हाथ अच्छा था क्राफ्ट में, पेंटिंग्स में, तो वो करवा के किसी से 45 रुपए 40 रुपए, तो वो सब करके वो मुश्किल वक्त भी मैंने खत्म कर दिया। और वो भी शायद क्रेडिट मेरे स्पोर्ट्स को जाता है, क्योंकि वो संघर्ष करना हमने वहीं से सीखा कि आज हार गए तो कल जीतना है। तो वो कल की जीत हमेशा मेरी आंखों के सामने रहती है और हमेशा मुझे पॉजिटिव एनर्जी देती रहती है। आज कितना भी बुरा हो, लेकिन हाँ, कल सब अच्छा होगा, बस यही पॉजिटिविटी है। बहुत सी पॉजिटिविटी मैंने आपसे ले ली है, बहुत सी इंस्पिरेशन हमारे दर्शकों ने आपसे ले ली है। आपसे बहुत कुछ है सुनने के लिए, सीखने के लिए, खासतौर से मैं कहूंगी सीखने के लिए। हम महिलाएं के दर्शकों को, यानी कि देश की आधी आबादी के लिए आपका कोई मैसेज आखिरी? मैं हर महिला से यही कहती हूँ कि हारे नहीं, हमेशा सूर्य की उस किरण को ढूंढें जो कहीं बादलों में खो जाती है कभी कभी, लेकिन जब बादल छट जाते हैं तो वो दिखाई जरूर देती है। तो हिम्मत कभी मत हारें,
हमेशा पॉजिटिव रहे। हालात बहुत नेगेटिव होते हैं, जैसे मैंने अभी बात करी कि वो बच्चियां छोटी छोटी सिर्फ सड़क पर सोती हैं, लेकिन उनके लिए भी अगर कोई सोच रहा है, उनके लिए भी कुछ पॉजिटिविटी हो सकती है। और उन बच्चियों से मैंने ये सीखा कि वो अपने हाल में वो भी खुश थी, उदास नहीं थी। वो भी अपनी छोटी छोटी चोटियां बना के, कभी कुछ करके, कभी बर्तनों से खेल के वो अपने आप को खुश रख रही थी। तो हर लम्हे में हम खुशी ढूंढ सकते हैं। ये बहुत 99% तक हमारे हाथ में है। वो 1%, अगर हम 99% पॉजिटिव है तो वो 1% ईश्वर भी हमारे लिए पॉजिटिव फाइनली कर ही देता है। तो हिम्मत नहीं हारें, हमेशा मुस्कुराएं और अपने आप को एक्सरसाइज करके सबसे पहले फिट रखें, क्योंकि आप फिट होंगी तो ही हिट होंगी हर क्षेत्र में। आपने हमारे स्टूडियो में आकर अपना कीमती वक्त दिया। हालांकि पिछले काफी दिन से मैं आपसे बात कर रही थी, आज फाइनली आपने टाइम निकाला है और मैं उम्मीद करती हूं कि आपकी इतनी इंस्पिरेशनल बातों से, आपकी इतनी प्रेरणादायक बातों से हमारे व्यूअर्स इस प्रेरणा को अपने जीवन में अपनाएंगे, पॉजिटिविटी को लाएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।